प्रश्न 1। निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोगों के लिए नमूना स्थान बताइए। पार्ट 1 में हमें दिया है एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो आंसर में लिखेंगे संतुलित सिक्के को 3 बार उछालने के यादृच्छिक प्रयोग के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या, जिसे यहाँ पर n कहेंगे। अब क्योंकि सिक्के की 2 साइड होती है, हेड और टेल, इसलिए यहाँ पर 2, और सिक्के को 3 बार उछालना है, इसलिए घात पे 3 लगाएंगे। ओके, तो 2 की घात 3, इसका आंसर होता है 8। ओके, संतुलित सिक्के को उछालने के यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना स्थान को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हमें 8 रिजल्ट मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से। ओके, जिसको हम U से यहाँ पर शो करते हैं। U का मतलब है नमूना स्थान लिखना। ओके, तो जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड 1 बार टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड हेड आ जाए। ओके, अब इसको लिखना कैसे है वो भी समझना ज़रूरी है। ये तो हो गए 4 रिजल्ट, है ना। अब जो अगले 4 लिखने हैं, इन चारों का उल्टा करते जाओ। हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए, हो सकता है 2 बार टेल 1 बार हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, या हो सकता है हेड हेड और टेल आ जाए। ओके, इस प्रकार एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हमें 8 रिजल्ट मिलते हैं। अब इनको लिखना कैसे है बिल्कुल इजीली, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, वो भी हम देख लेते हैं। 3 बार हेड 3 बार टेल, यहाँ पर 2 बारी हेड है तो यहाँ पर 2 बारी टी लिख दो। यहाँ पर HTH है तो यहाँ पर THT कर दो। यहाँ पर 1 बार टेल है और 2 बार हेड है तो इनको आगे पीछे कर दो, यानी कि 2 बार हेड और 1 बार टेल। इस प्रकार से 8 परिणाम आप आसानी से लिख सकते हैं बिना किसी गलती के। ओके, पार्ट 2। एक संतुलित 6 फलकों वाला पासा और एक संतुलित सिक्का एक साथ उछाले जाते हैं, इनका हमें निदर्श अवकाश लिखना है। ओके, तो संतुलित पासे और संतुलित सिक्के को एक साथ उछालने के यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना स्थान को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नमूना स्थान को यहाँ पर U से शो किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर 6 फलकों वाला पासा है। ठीक है, तो 6 फलकों वाला पासा है, इसका मतलब उस पर 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और जो सिक्का है उस पर हेड और टेल होता है। तो एक बार हमें 1 से लेके 6 के साथ हेड को लिखना है। ओके, और दूसरी बार 1 से लेके 6 के साथ हमें टेल को लिखना है। ओके, तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात थी, एक पासा था और एक सिक्का था। उन दोनों को हमने एक साथ उछाला, तो उन दोनों को एक साथ उछालने पर यहाँ पर हमें इतने परिणाम मिलते हैं। इनको लिखना बहुत आसान है। पहली बार 1 से लेके 6 के साथ हमें हेड लिखना है, फिर 1 से लेके 6 के साथ हमें टेल लिखना है। ओके, तो यहाँ प्रत्येक कोष्ठक में
पहला पद पासे पर आने वाली संख्या है ना, ये संख्या है पासे पर आने वाली। और दूसरा पद सिक्के पर आने वाला परिणाम है। हेड 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 और फिर 1 से लेके 6 के साथ टेल टेल टेल। ओके, तो ये हो गया नमूना स्थान। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है। पासा जो होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं और सिक्के में 2 साइड्स होती हैं। तो यहाँ से आ गया 6, ये रहा, और यहाँ से आ गया 2। 6 दूनी 12। इसका मतलब है जब एक पासे और एक सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो हमें कुल परिणाम 12 मिलते हैं। ये पूरे परिणाम 12 हैं। ओके। पार्ट 3, 5 व्यक्तियों ABCDE में से 2 व्यक्तियों का चयन करना है। चयन का मतलब है यहाँ पर चॉइस, जिसके लिए हम C लिखते हैं। 5 में से 2, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5C2। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें यहाँ पर 5 गुणा 4 करना है, मतलब कि 5 से छोटे नंबर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। तो 5 गुणा 4 हो गया, ठीक है। 5 से छोटा नंबर है 4, 5 गुणा 4, और यहाँ पर है 2, तो 2 गुणा 1। क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है इसलिए यहाँ पर 2 नंबर तक ही गुणा करेंगे। तो ये हो गया 5 चौक 20 और ये हो गया 2 एकम 2। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। 2 से 20 को कैंसिल किया, ये आ गया 10। 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का चयन करने के कुल तरीके होंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे परिणाम आएंगे 10। इसका मतलब ये है 5 व्यक्तियों ABCDE में से 2 व्यक्तियों के चयन के यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना स्थान को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो एक बार A के साथ सबको बिठा देंगे, A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D, A के साथ E। अब B के साथ सबको बिठा देंगे, तो B के साथ C, B के साथ D, B के साथ E। अब C के साथ सबको बिठाएंगे, C के साथ D, C के साथ E। अब D के साथ अगले मेंबर को बिठाएंगे यानी कि E को, ठीक है। एक बार A के साथ सबको, फिर B के साथ सबको, फिर C के साथ सबको, फिर D के साथ सबको, जो भी बचा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर 10 परिणाम हैं जब 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का चयन किया जाता है। ओके। प्रश्न 2, 100 अंकों की परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के लिए नमूना स्थान लिखिए और उसमें नमूना बिंदुओं की संख्या बताइए। ओके, तो एक छात्र को 0 अंक या निकट अंतराल 1 से लेके 100 में कोई भी अंक प्राप्त हो सकते हैं। ओके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, उसमें किसी को 0 या 1 से लेके 100 तक में कोई भी नंबर मिल सकते हैं। अतः 100 अंकों की परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के लिए नमूना स्थान को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ये नमूना स्थान का निशान, नमूना स्थान ही कहते हैं ना, नमूना स्थान, ठीक है। नमूना स्थान का ये निशान और 0 से लेके 100 तक अंक प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 करके 100 तक। नमूना स्थान U में नमूना बिंदुओं की संख्या 101 होगी,
0 से लेके 100 तक। ओके। प्रश्न 3, 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री और एक उपमंत्री के यादृच्छिक चयन के लिए नमूना स्थान लिखिए। तो मान लीजिए 4 व्यक्तियों A, B, C, D से दर्शाया गया है। ओके। तो पहली विधि में एक मंत्री का चयन, यानी कि 4 में से एक व्यक्ति को हम मंत्री बनाएंगे, विधियों से किया जा सकता है। दूसरी विधि में एक उपमंत्री का चयन। तो देखो 4 में से एक का तो चयन हमने कर लिया, अब बचे 3, तो 3 में से एक का चयन करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 में से एक का चयन हम कर चुके हैं। अब बचे 3, तो उपमंत्री के लिए 3 में से एक का चयन करेंगे, विधियों से किया जा सकता है। अतः कुल चयनों की संख्या, तो यहाँ से आ गया 4 गुणा 1, ये रहा। यहाँ से आ गया 3 गुणा 1, ये रहा। 4 गुणा 1 ये हो गया 4, और 3 गुणा 1 ये हो गया 3। 4 तिया 12, और जब हम चयन करते हैं तो गुणा करते हैं। तो जब 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री और एक उपमंत्री का चयन हम करेंगे तो उसके कुल 12 परिणाम होने चाहिए। ठीक है। तो अतः 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री और एक उपमंत्री का यादृच्छिक रूप से चयन करने के लिए नमूना स्थान को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नमूना स्थान का ये है निशान, मतलब कि U। ओके। तो इसने कहा है कि 4 में से एक मंत्री, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिए हैं A, B, C, D, ये हमने लेट किया है। ठीक है, हमें दिया नहीं है, हमने लेट किया है कि यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले A को मंत्री बनाते हैं, बाकी सबको उपमंत्री बना देते हैं। A के साथ B उपमंत्री, A के साथ C उपमंत्री, A के साथ D उपमंत्री। ठीक है, यहाँ पर A मंत्री है और बाकी सभी उपमंत्री हैं। अब B को मंत्री बनाएंगे, बाकी तीनों को उपमंत्री बनाएंगे। तो B मंत्री, A उपमंत्री, फिर B मंत्री, C उपमंत्री, फिर B मंत्री और D उपमंत्री हो गया। ठीक है। अब C को मंत्री बनाएंगे, बाकी तीनों को उपमंत्री बनाएंगे। तो C मंत्री, A उपमंत्री, C मंत्री, B उपमंत्री, फिर C मंत्री और D उपमंत्री। अब D को मंत्री बनाएंगे, बाकी सभी को उपमंत्री बनाएंगे। तो D मंत्री, A उपमंत्री, D मंत्री, फिर B उपमंत्री, फिर D मंत्री, तो C उपमंत्री हो गया। ओके। यहाँ प्रत्येक कोष्ठक में प्रथम स्थान मंत्री है ना, ये जो पहला है ये सभी मंत्री हैं, और द्वितीय स्थान उपमंत्री को दर्शाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 व्यक्ति माने हैं A, B, C, D। एक बार A मंत्री है, बाकी सभी उपमंत्री हैं। फिर B मंत्री है, बाकी सभी उपमंत्री हैं। फिर C मंत्री है, बाकी सभी उपमंत्री हैं। फिर D मंत्री है, बाकी सभी उपमंत्री हैं। ओके। प्रश्न 4, एक संतुलित सिक्के को यादृच्छिक प्रयोग में तब तक उछाला जाता है जब तक कि पहला हेड प्राप्त ना हो जाए। प्रयोग पहले हेड के साथ समाप्त हो जाता है। इस प्रयोग का नमूना स्थान लिखिए और बताइए कि यह परिमित है या अनंत। ओके। संतुलित सिक्के को तब तक उछालने के यादृच्छिक प्रयोग का नमूना स्थान जब तक कि पहला हेड प्राप्त ना हो जाए, यानी कि सिक्के को उछालने पर
पहली बार में ही हेड आ जाए निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। नमूना स्थान का ये है निशान। तो हो सकता है कि सिक्के को उछालने पर पहली बार में ही हेड आ जाए। फिर हो सकता है कि पहले टेल फिर हेड आए। फिर हो सकता है कि 2 बार टेल फिर हेड आए। फिर हो सकता है कि 3 बार टेल फिर हेड आए एंड सो ऑन। मतलब कि ये चलता ही जा रहा है कि पहला हेड कभी भी प्राप्त हो सकता है और ये प्रयोग अनंत है। इस प्रयोग का नमूना स्थान अनंत है। ओके, यहाँ पर हेड कभी भी आ सकता है, इसलिए इस प्रयोग का नमूना स्थान अनंत होगा। कितने भी नमूना स्थान यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, प्रश्न 5। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चुनने के प्रयोग के लिए नमूना स्थान लिखिए। ओके, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं को चुनने के तरीकों की संख्या देखो। 5 में से 3 को चुनना है। चुनने का मतलब होता है चॉइस, तो यहाँ पर सी। 5 में से 3। ओके, तो 5 में से 3 हैं, इसलिए 5 से स्टार्ट करके उल्टी गिनती लिखेंगे 3 तक। मतलब कि 3 नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो 5 गुणा 4 गुणा 3, और यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 3 दूनी 6, कैंसिल करने पर 10 आता है। ओके, अतः प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के तरीकों की संख्या है 10। ओके, अतः प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चुनने के प्रयोग के लिए नमूना स्थान को निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर नमूना स्थान लिखने के लिए 5 में से 3 संख्याओं को चुनकर एक पेयर में लिखना है। तो पहले हम 1, 2 के साथ 3 को रख देते हैं, फिर 1, 2 के साथ 4 को, फिर 1, 2 के साथ 5 को। ओके, अब 2 को हटा देते हैं। 1, 3 के साथ 4 को रख दो, 1, 3 के साथ 5 को रख दो, फिर 1, 4 के साथ 5 को रख दो। ठीक है, अब 2, 3 के साथ 4 को रख देते हैं, फिर 2, 3 के साथ 5 को रख देते हैं, फिर 2, 4 के साथ 5 को रख देते हैं, और फिर 3, 4, 5 हम लिख सकते हैं। इस प्रकार ये पेयर हो गए आपके 10। ठीक है, प्रश्न 6। एक यादृच्छिक प्रयोग में संख्या चयन का नमूना क्षेत्र 1, 2, 3 से 20 तक है। निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले समुच्चय लिखिए। यानी कि संख्याएं यहाँ 1 से 20 तक हमें दी गई हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में पूछा है चयनित संख्या विषम संख्या है। तो यहाँ पर नमूना क्षेत्र में संख्याएं हैं 1 से लेके 20 तक। पार्ट 1 में हमसे पूछा है कि 1 से लेके 20 तक में विषम संख्याएं कितनी हैं। ओके, विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं होती। तो यहाँ पर a बराबर हम लिखेंगे 1 से 20 तक में ये सभी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं, यानी कि जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती। ओके, पार्ट बी में पूछा है कि 1 से 20 तक में वो संख्याएं बताओ जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 से विभाज्य मतलब 1 से 20 में वो संख्याएं बतानी हैं जो 3 की टेबल में आती हों। तो ये सभी संख्याएं हैं
1 से 20 के बीच में जो 3 से विभाज्य हैं। ओके। पार्ट 3 में हमें बताना है वह घटना की चयनित संख्या 2 या 3 से विभाज्य हो। यानी कि 1 से 20 में हमें वो संख्याएं बतानी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हों। ओके, तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। फिर 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ओके, तो ये हो गया आंसर। प्रश्न 7, 2 बच्चों वाले परिवारों में से एक परिवार का चयन किया जाता है। इस परिवार के बच्चों का लिंग लड़का या लड़की नोट किया जाता है। इस प्रयोग के नमूना स्थान को बताइए और निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले समुच्चय लिखिए। ओके, तो यहाँ मान लीजिए B बराबर बच्चा लड़का है, B फॉर बॉय। G बराबर बच्चा लड़की है, G फॉर गर्ल। तो 2 बच्चों वाले परिवारों में से एक परिवार के चयन का नमूना स्थान इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। नमूना स्थान का ये है निशान। तो नमूना स्थान में दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं, एक लड़की और एक लड़का भी हो सकते हैं, या दोनों लड़की भी हो सकती हैं। तो घटना A1 में हमें बताना है कि एक बच्चा लड़की है। ओके, तो जो ये नमूना स्थान है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़की है। तो ये दोनों पेयर हमारे आंसर हैं, क्योंकि हमें बताना है कि एक बच्चा लड़की हो, तो यहाँ पर एक बच्चा लड़की है। ओके। पार्ट 2 यानी कि घटना A2 में पूछा है कम से कम एक बच्चा लड़की है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आया है यानी कि नमूना स्थान, उसमें यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं। तो ये तीनों पेयर हमारे आंसर होंगे, क्योंकि देखो उसने कहा है कम से कम एक बच्चा लड़की है, एक से ज़्यादा भी लड़की हो सकती है। तो यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं। तो ये हो गया आंसर। प्रश्न 8, 2 6 फलक वाले संतुलित पासे एक साथ उछाले जाते हैं। इस यादृच्छिक प्रयोग के नमूना स्थान को बताइए और अतः निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले समुच्चय लिखिए। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, इनके समुच्चय हमें लिखने हैं। ओके, जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो हमें इस प्रकार 36 परिणाम मिलते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, तो पार्ट 1 में यानी घटना A1 में हमें बताना है पासे पर संख्याओं का योग 7 हो। यानी कि जब हम 2 पासों को एक साथ फेंके तो उन पर जो अंक आए उनका योग 7 है। तो इस प्रकार यहाँ पर पेयर्स आएंगे 1 6, दोनों को जोड़ने पर 7 आता है, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1। तो ये पेयर्स हैं जब 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 होता है।
ओके। पार्ट 2 यानी कि घटना A2, इसमें हमसे कहा है कि वो पेयर्स बताइए पासे पर अंकों का योग 4 से कम हो, यानी कि 2 या 3 हो। तो ऐसे पेयर्स हैं यहाँ पर 1,1 जोड़ने पर 2 आता है, 4 से कम है, ठीक है। 1,2 जोड़ने पर 3 आता है, 4 से कम है। 2,1 होता है 3, है ना, जोड़ने पर 3 आता है जो कि 4 से कम है। तो 3 पेयर्स ऐसे हैं जब अंकों का योग 4 से कम है, यानी कि 2 या 3। पार्ट 3 यानी कि घटना A3, इसमें हमसे कहा है पासे पर अंकित संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, यानी कि दोनों नंबर को जोड़ने पर ऐसे नंबर आने चाहिए कि वो 3 की टेबल में आते हों। तो 1,2, 1 + 2 हो गया 3, ये 3 की टेबल में आता है। 1,5 यानी कि 1 + 5 होता है 6, जो कि 3 की टेबल में आता है। 2,1, 2,4, 3,3, 3,6, 3 + 6 होता है 9, जो कि 3 की टेबल में आता है। 4,2, 4,5, 5,1, 5,4, 6,3, 6,6, 6 + 6 = 12, जो कि 3 की टेबल में आता है। तो ये वो पेयर्स हैं जब संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होता है। पार्ट 4 यानी कि घटना A4, पासे पर अंकों का योग 12 से अधिक हो। तो देखो ये रिजल्ट है और ये लास्ट पेयर है। 6 + 6 हो गया 12, इसके आगे यहाँ पर रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसके दोनों अंकों को जोड़ने पर हमें 12 से बड़ा नंबर प्राप्त होता हो। ओके, तो इसलिए पासे पर अंकों का योग 12 से अधिक है बराबर रिक्त समुच्चय या नल सेट। इसका मतलब ये है पासे पर अंकों का योग 12 से अधिक हो, ऐसा एक भी पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिक्त समुच्चय या नल सेट का निशान बनाते हैं। ओके, इसका मतलब है कि एक भी पेयर यहाँ पर नहीं है। प्रश्न 9, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 2 संख्याएं यादृच्छिक रूप से चुनी जाती हैं। चुनी गई दोनों संख्याओं का योग कम से कम 6 होना घटना A द्वारा दर्शाया जाता है और चुनी गई दोनों संख्याओं का योग सम होना घटना B द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले समुच्चय लिखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्ट 1 में हमें U यानी कि निदर्श अवकाश ज्ञात करना है। ओके, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 में से 2 संख्याएं। ओके, 5 में से 2, तो इसको हम लिखते हैं 5C2, क्योंकि चुनना है, चुनने का मतलब चॉइस के लिए C, ठीक है। तो 5 में से 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 5 लिखना है, फिर उल्टी गिनती लिखते हैं, यानी कि 5 × 4, और यहाँ पर 2 है तो 2 × 1, यहाँ पर 1 तक लिखते हैं, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 5 से उल्टी गिनती लिखनी है, डिक्रीजिंग जाना है, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 4, ये हो गया 2 × 1। इसको सॉल्व करने पर 10 आता है, यानी कि यहाँ पर निदर्श अवकाश जो हैं, जो पेयर बनेंगे वो हमारे 10 होने चाहिए, ठीक है। तो निदर्श अवकाश, सबसे पहले 1 के साथ सभी नंबर को लिखना है। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। अब 2 के साथ
ये जो 2 है इसके साथ इन सभी नंबर को लिखना है। तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5। अब 3 के साथ इन दोनों नंबर्स को लिखना है। 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। अब 4 के साथ इस नंबर को लिखना है। 4 के साथ 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 रिजल्ट, यानी कि निदर्श अवकाश। ओके। पार्ट 2, जिसे घटना ए कहेंगे। चयनित 2 संख्याओं का योग कम से कम 6 है, ज़्यादा भी हो सकता है। 1 से 5 में हमें यहाँ पर जो पेयर्स हैं इनमें से ऐसे पेयर लेने हैं जिनका योग कम से कम 6 है, ज़्यादा भी हो सकता है, और संख्याएं 1 से 5 ही होनी चाहिए। ओके। तो यहाँ पर 1 5, इन दोनों का योग 6, फिर 2 4, इन दोनों का योग 6, फिर 2 5, इन दोनों का योग 7, 3 4, इन दोनों का योग 7, 3 5, इन दोनों का योग होता है 8, फिर 4 5, इन दोनों का योग है 9। ओके। हमें 1 से 5 तक की संख्याएं ही लेनी है जिनका योग कम से कम 6 है, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके। तो ये हो गया आंसर। और यहाँ पर जो पेयर्स हैं इनमें संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दोनों संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। ओके। पार्ट 3, जिसे हम घटना बी कहें तो इसमें पूछा है चयनित 2 संख्याओं का योग सम है। 1 से 5 तक हमें ऐसी संख्याओं के पेयर लेने हैं जिसमें संख्याओं का योग सम हो, यानी कि इवन हो। ओके। तो यहाँ पर 1 3, 1 और 3 होता है 4, जो कि इवन है। 1 + 5 होता है 6, जो कि इवन है। 2 + 4 होता है 6, जो कि इवन है। 3 + 5 होता है 8, जो कि इवन है। तो ये पेयर्स हैं जिनको जोड़ने पर इवन नंबर आते हैं 1 से लेके 5 तक में। ओके। पार्ट 4 में हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी का मतलब है ए के सभी पेयर्स और बी के सभी पेयर्स, बट कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर 1,3 यहाँ लिख देंगे, फिर 1,5 यहाँ लिख देंगे, फिर 2,4 यहाँ लिख देंगे, फिर 2,5 यहाँ लिख देंगे, फिर 3,4 है ये आया यहाँ से, इसको यहाँ लिख देंगे, फिर 3,5 ये यहाँ से आया बी से, इसको यहाँ लिख देंगे, फिर 4,5, 4,5 इसको यहाँ लिख देंगे। ओके। अब यहाँ पर हमने ए और बी के सभी पेयर्स लिखे हैं, बट रिपीट नहीं करना है किसी भी पेयर को। जैसे घटना बी में 3,5 है और घटना ए में भी 3,5 है, तो 3,5 को यहाँ पर एक बार ही लिखना है, पेयर को रिपीट नहीं करना है ए यूनियन बी में। ओके। पार्ट 5 में हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए और बी के पेयर्स में जो भी पेयर कॉमन है, यानी कि एक जैसे हैं, उनको हमें यहाँ पर लिखना है। ओके। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, एक जैसे। जैसे 1,5, तो 1,5 घटना ए में भी है और घटना बी में भी है, ये हो गया कॉमन, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2,4, 2,4 घटना ए में भी है और घटना बी में भी है, तो यहाँ 2,4। फिर 3,5, अब 3,5 घटना ए में भी है और घटना बी में भी है। ओके। तो ये कॉमन हो गया, इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 पेयर्स हैं जो हमारे आंसर हैं। ओके।
पार्ट 6 में हमें ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश का मतलब है ए के अलावा। देखो ध्यान से समझो, घटना ए के पेयर्स थे ये सभी, ओके, और नमूना स्थान यानी कि यू में ये सभी पेयर्स हैं। तो जो घटना ए में पेयर्स हैं उनको हम नमूना स्थान में से हटा देंगे और जो बचे हुए पेयर्स हैं उनको हम ए डैश में लिख देंगे। ओके, दोबारा समझते हैं कि जो नमूना स्थान में पेयर्स हैं और जो ए में पेयर्स हैं, तो जो घटना ए में पेयर्स हैं उनको नमूना स्थान में से हटा देंगे, बचे हुए पेयर्स को ए डैश के आंसर में लिखना है, मतलब कि ए के अलावा हो गया। ठीक है, देखो कैसे, ये नमूना स्थान के पेयर्स हैं, ये ए के पेयर्स हैं, तो जो ए के पेयर्स हैं उनको नमूना स्थान में से हटा दो। जैसे 1,5 1,5 इसको यहाँ नहीं लिखना है। 2,4 2,4 2,5 2,5 3,4 3,4 3,5 3,5 4,5 4,5। तो नमूना स्थान में से ए के पेयर्स को हटा दो, बाकी जो बचे हैं वो होगा ए डैश। जैसे 1,2 1,3 यहाँ पर 1,4 और 2,3 ये हो गया ए डैश। ओके, पार्ट 7 में हमें a माइनस बी ज्ञात करना है। a माइनस बी का मतलब है वो पेयर्स जो a में हैं लेकिन b में नहीं हैं। ओके, तो देखो 2,5 a में है लेकिन b में नहीं है, तो ये आंसर में लिखा जाएगा। 3,4 a में है लेकिन b में नहीं है, तो ये आंसर में लिखना है। फिर 4,5 ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए इसको यहाँ आंसर में लिखेंगे। इसको कहते हैं ए माइनस बी। ए में होना चाहिए पेयर लेकिन बी में ना हो। ओके, पार्ट 8 में हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है b माइनस ए। इसका मतलब होता है कि जो पेयर b में हो और a में ना हो उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एक पेयर है 1,3 जो b में है लेकिन a में नहीं है, तो यही हमारा आंसर है 1,3। b माइनस ए का मतलब है ऐसे पेयर जो b में है लेकिन a में नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर है 1,3 जो b में है लेकिन a के पेयर्स में नहीं है, तो यही आंसर है b माइनस ए का। ओके, पार्ट 9, क्या यह कहा जा सकता है कि घटनाएं a और b परस्पर अनन्य हैं? कारण बताइए। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ए और बी अनन्य हैं, हमें कारण बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है रिक्त समुच्चय के। ओके, ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था। इसमें 3 पेयर थे जो हमने पार्ट 5 में फाइंड किया था। ए इंटरसेक्शन बी में 3 पेयर्स हैं, यानी कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है रिक्त समुच्चय के, अतः घटनाएं ए और बी परस्पर अनन्य घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में 3 पेयर्स हैं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए ए और बी परस्पर अनन्य घटनाएं नहीं हैं। पार्ट 10, इस यादृच्छिक प्रयोग के नमूना स्थान में नमूना बिंदुओं की संख्या बताइए। तो पार्ट ए में हमने नमूना स्थान यानी कि यू ज्ञात किया था। इसमें 10 पेयर्स बने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो नमूना बिंदुओं की संख्या 10 है। प्रश्न 10, एक कार्यालय में 3 महिला कर्मचारी और 2 पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं। इस कार्यालय के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी के महिला होने की घटना को ए से और पुरुष होने की घटना को बी से दर्शाया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले समुच्चय ज्ञात कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्ट 1 में हमें नमूना स्थान ज्ञात करना है। ओके, तो हमें यहाँ पर महिला या पुरुष के नाम नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमें लेट करना होगा। मान लीजिए 3 महिला कर्मचारी ए बी सी हैं, ये महिलाएं हैं, ठीक है, और 2 पुरुष कर्मचारी एक्स वाई हैं, ये पुरुष कर्मचारी हैं। अतः एक कर्मचारी के चयन का समुच्चय स्थान इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यू यानी कि नमूना स्थान में सभी मेंबर्स होने चाहिए, तो ये तीनों हैं महिलाएं और ये दोनों हैं पुरुष, तो ये हो गया नमूना स्थान। पार्ट 2 में हमें घटना ए बतानी है। घटना ए में कहा गया है कि प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी महिला है। तो हमने यहाँ पर 3 महिलाओं को नाम दिए हैं जिसको हमने माना है, वो तीनों हैं ए बी सी। ओके, पार्ट 3 में हमें बताना है घटना बी। तो घटना बी, प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी पुरुष है। हमने यहाँ पर 2 पुरुष माने हैं, एक्स और वाई। ओके, तो ये हो गया आंसर एक्स कॉमा वाई, क्योंकि कर्मचारी पुरुष हैं और हमने यहाँ पर एक्स वाई को पुरुष माना है। पार्ट 4 में हमें ए यूनियन बी बताना है। ए यूनियन बी का मतलब है ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स को साथ में लिखना है। ओके, तो घटना ए यूनियन बी बराबर प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी महिला या पुरुष है। ओके, तो महिला है हमारे पास 3 और पुरुष है हमारे पास 2, यानी कि एक्स कॉमा वाई। ये तीनों महिलाएं हैं और ये दोनों पुरुष हैं, बराबर हो गया यूनियन के। ठीक है, पार्ट 5 में हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए और बी के मेंबर्स में से जो मेंबर या एलिमेंट कॉमन है उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन या एक जैसा नहीं है, तो आंसर आएगा घटना ए इंटरसेक्शन बी बराबर रिक्त समुच्चय या नल सेट। ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए रिक्त समुच्चय लगाएंगे। ओके, पार्ट 6 में हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है बी माइनस ए और इसका मतलब होता है सिर्फ बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो घटना बी के एलिमेंट्स थे एक्स कॉमा वाई, तो आंसर हो गया एक्स कॉमा वाई। ओके, पार्ट 7, क्या यह कहा जा सकता है कि घटनाएं ए और बी परस्पर अनन्य हैं? कारण बताइए। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर नल सेट के आया था हमारा आंसर। देखो हमने यहाँ पर अभी सॉल्व किया था, नहीं ये नहीं था, ये था, है ना। ए इंटरसेक्शन बी
का आंसर आया था रिक्त समुच्चय या नल सेट। ओके, तो जब A इंटरसेक्शन B बराबर नल सेट हो, अतः घटनाएं A और B परस्पर अनन्य घटनाएं होती हैं। A इंटरसेक्शन B बराबर नल सेट हो तब। ओके, पार्ट 8 में हमसे पूछा है, क्या यह कहा जा सकता है कि घटनाएं A और B संपूर्ण घटनाएं हैं? कारण बताइए। ओके, तो घटना A में 3 एलिमेंट थे A, B, C। घटना B में 2 एलिमेंट थे X, Y। ओके, तो A यूनियन B का आंसर था ये। ठीक है, A यूनियन B का मतलब होता है A के सभी एलिमेंट्स, ओके, और B के भी सभी एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हो यूनियन में A यूनियन B में A के भी सभी एलिमेंट हैं और B के भी सभी एलिमेंट हैं। ये बराबर हो गया नमूना स्थान के। A यूनियन B बराबर हो गया नमूना स्थान के। ओके, तो A यूनियन B जब बराबर हो नमूना स्थान के, ये नमूना स्थान का निशान है। A यूनियन B जब बराबर हो नमूना स्थान के, अतः घटनाएं A और B संपूर्ण घटनाएं हैं। ओके, A यूनियन B जब बराबर हो नमूना स्थान के, उस समय हम कहते हैं घटनाएं A और B संपूर्ण घटनाएं हैं। प्रश्न 11, 52 कार्डों के एक पैक से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यदि हुक्म का कार्ड निकालना घटना A द्वारा और इक्का से 10 तक यानी कि गैर मुख्य कार्ड, जिन कार्ड पर फेस नहीं होता, कार्ड निकालना घटना B द्वारा दर्शाया जाता है, तो निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले सेट लिखिए। यहाँ पर 6 पार्ट हैं जिनके आंसर हमें फाइंड करने हैं। 52 कार्डों के एक पैक में 13 हुक्म के कार्ड, 13 क्लब कार्ड, 13 हार्ट कार्ड और 13 डायमंड कार्ड होते हैं। ओके, तो मान लीजिए S बराबर हुक्म का पत्ता, C बराबर क्लब का पत्ता, H बराबर हार्ट का पत्ता, D बराबर डायमंड का पत्ता, J बराबर जैक का पत्ता, Q बराबर क्वीन का पत्ता, K बराबर किंग का पत्ता और A बराबर इक्का का पत्ता होते हैं। ठीक है, तो नॉन फेस कार्ड जिन पर फेस नहीं होता स्पेड में, वो होते हैं, स्पेड का मतलब है यहाँ पर हुक्म। ठीक है, स्पेड S2, S3, S4, फिर S5, S6, इस तरह से S10 तक। S2 से S10 तक वो पत्ते हैं जिन पर फेस नहीं होता। फिर क्लब में भी C2 से C10 तक वो पत्ते हैं जिन पर फेस नहीं होता। फिर हार्ट में H2 से H10 तक वो पत्ते हैं जिन पर फेस नहीं होता। फिर डायमंड में D2 से D10 तक वो पत्ते हैं जिन पर फेस नहीं होता। 52 कार्डों के पैक से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकालने के कुल तरीके 52 हैं। पार्ट 1 में हमें नमूना स्थान ज्ञात करना है। 52 कार्डों के पैक से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकालने का नमूना स्थान निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले है स्पेड, यहाँ से स्पेड का इक्का। अब पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास 52 कार्ड हैं। ठीक है, एक तरह के 13 पत्ते होते हैं, 13 13 13। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले स्पेड का ये इक्का से लेके 10 तक 10 पत्ते हो गए। ये जैक, क्वीन एंड
किंग। ठीक है, 13 पत्ते हो गए। फिर आ गए क्लब पे, इक्का से स्टार्ट किया 10 तक, फिर जैक क्वीन एंड किंग हो गए 13। फिर हार्ट, इक्का से स्टार्ट करेंगे और 10 तक, फिर जैक क्वीन एंड किंग हो गए 13। फिर डायमंड, इक्का से स्टार्ट करेंगे 10 तक, जैक क्वीन एंड किंग। ओके, ये भी 13 हो गए। तो ये हो गए टोटल 52। ठीक है, 52 कार्डों के पैक से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकालने का नमूना स्थान, यदि हम गिनती की बात करें तो 52 तरह से हो सकता है। देखो, 52 में से एक, तो ये आ गया 52 और ये भी 52 ही है। ओके, पार्ट 2 में घटना ए है, निकाला गया पत्ता हुक्म का पत्ता हो। हुक्म मतलब स्पेड। ओके, तो SA यानी कि इक्का से लेके 10 तक, ये जैक क्वीन और किंग का निकालना। तो टोटल होंगे 13 परिणाम। कि निकाला गया पत्ता हुक्म का हो, इसके लिए 13 परिणाम होंगे। पार्ट 3 घटना बी में कहा है इक्का से 10 तक का पत्ता निकलना। कि निकाला हुआ पत्ता इक्का से 10 तक भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेड की, इक्का से लेके 10 तक। फिर बात करेंगे क्लब की, इक्का से लेके 10 तक। फिर हार्ट, इक्का से लेके 10 तक। और फिर डायमंड की, इक्का से लेके 10 तक। ओके, तो इक्का से 10 तक पत्ता निकालने के लिए इतने रिजल्ट हो सकते हैं। पार्ट 4 में हमें घटना A यूनियन B फाइंड करना है। A यूनियन B का मतलब है A के सभी रिजल्ट और B के सभी रिजल्ट एक साथ लिखने हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो हुक्म का पत्ता, घटना A में हुक्म का पत्ता था, तो SA यानी इक्का से लेके 10 तक, जैक क्वीन एंड किंग, इन सभी को यहाँ पर लिख दिया। ओके, ये हो गया पहला। अब आगे इक्का से 10 तक का पत्ता निकालना। तो क्लब का इक्का से लेके 10 तक, हार्ट का इक्का से लेके 10 तक और डायमंड का भी इक्का से लेके 10 तक। ठीक है, तो ये हो गया A यूनियन B। पार्ट 5 में हमें ज्ञात करना है घटना A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब है घटना A और B में जो भी रिजल्ट कॉमन है उसे ही हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ओके, तो घटना A और B में कॉमन है स्पेड का पत्ता इक्का से लेके 10 तक। देखो, ये यहाँ पर भी है और यही रिजल्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन, इसलिए घटना A इंटरसेक्शन B का आंसर आएगा स्पेड का पत्ता इक्का से लेके 10 तक। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 6 में हमें ज्ञात करना है घटना B डैश। B डैश का मतलब है B के अलावा नमूना स्थान के शेष घटकों से बनता समुच्चय। ओके, B के अलावा का मतलब है जो घटना B में हम एलिमेंट्स ले चुके हैं उनको नमूना स्थान में से हटा देना और बाकी जो बचे घटक हैं उनको यहाँ पर लिखना। ओके, तो B के अलावा B के एलिमेंट्स को हम नमूना स्थान में से हटा देंगे और बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनको यहाँ पर लिख देंगे। तो घटना B पे चलते हैं, SA से S10 तक। ठीक है, SA से S10 तक, तो नमूना स्थान में SA से S10 को हटा देंगे। स्पेड के बचे 3 एलिमेंट्स उनको यहाँ पर लिख देंगे। ओके, फिर बात करते हैं क्लब की। तो क्लब में A से लेके 10 तक इनको हटा देंगे, बाकी बचे 3 एलिमेंट्स इनको यहाँ पर लिख देंगे, CJ, CQ एंड CK। फिर बात करते हैं हार्ट की। तो घटना B में हार्ट HA, A से लेके
10 तक है ना। इनको हटा देंगे, बाकी बचे J, Q एंड K। तो ये आ गया आपका हार्ट का हार्ट, J, Q एंड K। फिर बात करते हैं यहाँ पर डायमंड की। तो घटना बी में डायमंड है A से लेके 10 तक। तो A से लेके 10 तक हटा दो, बाकी बचे हैं 3, यानी कि DJ, डायमंड J जैक, डायमंड क्वीन एंड डायमंड किंग। इनको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। घटना B डैश का मतलब है B के अलावा नमूना स्थान के शेष घटकों से बनता समुच्चय। घटना B में जो भी एलिमेंट्स आए थे उनको नमूना स्थान में से हटा देना है और बचे हुए एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना है, जिसे हम घटना B डैश कहेंगे। ओके। प्रश्न 12, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 और A2 इस प्रकार हैं। ऐसे समुच्चय ज्ञात कीजिए जो संघ घटना A1 यूनियन A2 और प्रतिच्छेदन घटना A1 इंटरसेक्शन A2 दर्शाते हैं। हमें यहाँ पर घटनाएं A1 और A2 दी गई हैं। इनका हमें यूनियन और इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो A1 में हमें दिया है x where 0 is smaller than x smaller than 5। ओके, यानी कि A1 में जो नंबर्स हैं 0 से 5 के बीच में आने वाले नंबर हैं। 0 से 5 के बीच में नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4। घटना A2 में हमें दिया है x where -1 smaller than x smaller than 3, यानी कि घटना A2 में -1 और 3 के बीच में आने वाले नंबर हैं। -1 और 3 के बीच में नंबर आते हैं 0, 1, 2। ओके। अब हमें A1 और A2 का यूनियन ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब है A1 और A2 में आने वाले सभी नंबर, बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ से 0, 1, 2 ये लिख दिया और यहाँ से 3, 4, ठीक है। ये हो गया यूनियन। अब हमें A1 इंटरसेक्शन A2 ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है A1 और A2 में जो नंबर कॉमन है वही इंटरसेक्शन है। तो 1, 2 और 1, 2 दोनों जगह पर है, वही हमारा आंसर है, यानी कि इंटरसेक्शन में आएगा 1, 2। प्रश्न 13, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 और A2 निम्नानुसार हैं। इस पर से योग घटना यानी कि यूनियन और प्रतिच्छेद घटना यानी कि इंटरसेक्शन दर्शाते समुच्चय प्राप्त कीजिए। तो हमें A1 में दिया है संख्याएं 2 से 6 तक, ठीक है, मतलब कि 2 से 6 के बीच में आने वाली संख्याएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉलर देन के साथ इक्वल का निशान भी है ना, यानी कि हमें यहाँ पर 2 को भी लेना होगा। तो 2 से 6 के बीच में आने वाली संख्याएं और 2 को भी लेना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान है। तो संख्याएं हो गई 2, 3, 4, 5। यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं है, इसलिए हम 6 को नहीं ले सकते। अब A2 में हमें संख्याएं दी हैं 3 से 9 के बीच में आने वाली संख्याएं। ओके, 3 से 9 के बीच में आने वाली संख्याएं हैं 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब हमें यूनियन ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब है A1 और A2 के बीच में आने वाले A1 और A2 में आने वाले सभी नंबर, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से नंबर आ गए 2, 3, 4, 5 ये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ से नंबर आ गए 6, 7, 8। ये हो गया यूनियन
A1 और A2 के सभी नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। अब हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है A1 और A2 में जो भी नंबर एक जैसे हैं, कॉमन हैं, वही इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। तो 4 5 यहाँ भी है, 4 5 यहाँ भी है, तो यही इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे 4,5। ये हो गया इंटरसेक्शन। प्रश्न 14, एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्श अवकाश और उसकी कोई घटना A निम्नानुसार परिभाषित है। घटना A की पूरक घटना A डैश ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर निदर्श अवकाश U दिया गया है, 0 से लेके 10 तक के नंबर। यदि इसे ओपनली लिखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे। ओके, और घटना A में दिया है 2 4 6। हमें A डैश ज्ञात करना है। A डैश का मतलब है कि घटना A में जो नंबर्स आए हैं उनको निदर्श अवकाश में से हटा देंगे। कौन कौन से नंबर हैं? 2 4 6। ओके, A डैश का मतलब है कि जो नंबर्स घटना A में आए हैं उनको यहाँ पर जो निदर्श अवकाश है उसमें से हटा देना है। बचे हुए नंबर A डैश कहलाएंगे। ठीक है, तो A डैश का आंसर आएगा 0 1 3 5 7 8 9 10। जो नंबर्स घटना A में आ चुके हैं उनको A डैश में नहीं लिखना है। ओके, 2 4 6 को यहाँ नहीं लिखना है, इसे ही A डैश कहते हैं। A डैश का मतलब है A के अलावा। ओके। प्रश्न 15, एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्श अवकाश यानी कि U और उसकी कोई घटना A निम्नानुसार परिभाषित है। घटना A की पूरक घटना A डैश ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर U यानी कि निदर्श अवकाश में हमें दिया है 0 और 1 के बीच के नंबर। अब 0 और 1 के बीच के नंबर क्या हो सकते हैं वो हमें देखना है। तो निदर्श अवकाश में 0 और 1 के बीच में आने वाले नंबर हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.9, क्योंकि अगला नंबर 1 होगा। ठीक है, ये हो गया निदर्श अवकाश। ठीक है, अब A में हमें दिया है 1/2 से 1 के बीच में आने वाले नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हो =2 का निशान है, इसलिए हमें 1/2 को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, क्योंकि देखो ये 5/10 है, कैंसिल करने पर 1/2 आता है और इसको जब हम भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 का मतलब यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, तो 0.5 का मतलब 1/2, तो यहाँ से आया 1/2 और 1/2 की जगह हम 0.5 लिख सकते हैं। तो 1/2 और 1 के बीच में आने वाले नंबर ये सभी हो गए। ठीक है, ये 1/2 और 1 के बीच में ये आने वाले नंबर हैं, इनको यहाँ पर लिख देंगे। 1/2 और 1 के बीच में ये नंबर आते हैं। अब हमें A डैश ज्ञात करना है। A डैश का मतलब है A के अलावा, यानी कि जो वैल्यूज़ A में आ चुकी हैं उनको निदर्श अवकाश में से हटा देंगे और जो वैल्यूज़ बची हैं वो होंगी A डैश। ठीक है, A डैश का मतलब A के अलावा। अब जो वैल्यूज़ A में आ चुकी हैं उनको छोड़ दो और जो वैल्यूज़ निदर्श अवकाश में बची हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे, वही होगा A डैश। ओके।